आज का जो हमारा टॉपिक है लिटरेचर इन द नेशनल मूवमेंट, उसके पीछे हमारा मकसद ये देखने का है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में साहित्य ने क्या भूमिका निभाई और किस तरह से साहित्य ने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की. हाउ डिड लिटरेचर कंट्रीब्यूट टू द नेशनल मूवमेंट एंड हाउ डिड इट स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट. How did it constitute some kind of a strength for the national movement? आज की अपनी बात हम समझने के लिए दो तरह से समझेंगे. पहले तो हम 19वीं शताब्दी पर फोकस करेंगे और उसके बाद 20वीं शताब्दी पर. और 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी पर दो अलग अलग साहित्य को हम दो अलग अलग हिस्सों में बांट के देखना चाहते हैं. हम लिटरेचर यानी साहित्य पर बात करेंगे जो फिक्शनल क्रिएशंस हैं, लिटरेरी क्रिएशंस हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम पत्रकारिता और जर्नलिज्म पर भी बात करेंगे. तो हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में साहित्य ने और पत्रकारिता ने किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान किया, और फिर हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में एक बदलते हुए परिवेश में एक अलग किस्म के माहौल में साहित्य ने और पत्रकारिता ने अलग अलग भाषाओं में किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में अपना योगदान किया. अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ा बहुत नेशनल मूवमेंट पे दो तीन लाइनों में बोलना होगा कि नेशनल मूवमेंट से हमारा अभिप्राय क्या है, किस चीज को हम राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट कहते हैं. दोस्तों, ये बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विशाल टॉपिक है, लेकिन इसको अगर हम सिर्फ दो बातों से समझने की कोशिश करें तो शायद बेहतर रहेगा. नेशनल मूवमेंट से हमारा विचार, हमारा अभिप्राय दो तरह के विचार, दो आइडियाज से है. नेशनल मूवमेंट से पहला हमारा अभिप्राय है एंटी इंपीरियलिज्म से, बरतानवी हुकूमत से अंग्रेजी शासकों के खिलाफ जिस तरह का विरोध शुरू हो रहा था 19वीं शताब्दी में और जिस तरह का विरोध बढ़ा 20वीं शताब्दी में. पहला तो वो एक कंपोनेंट है, वो एक हिस्सा है राष्ट्रीय आंदोलन का, एंटी इंपीरियलिज्म एज अ कंपोनेंट, एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट. लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा है, उसके साथ एक दूसरा हिस्सा भी है, और वो दूसरा हिस्सा है नेशनल यूनिटी या राष्ट्रीय एकता की एक अवधारणा, उसका एक कॉन्सेप्शन, उसका एक विचार. तो एंटी इंपीरियलिज्म और नेशनल यूनिटी, इन दोनों को हमें साथ में रख के देखना होगा. अगर हम दोनों को साथ में रखेंगे तब हम एक नेशनल मूवमेंट का मूल सार या उसका एक इसेंस समझ सकते हैं. तो अब हमें देखना होगा कि इन दो विचारों को, एंटी इंपीरियलिज्म और नेशनल यूनिटी, इन दो विचारों पर किस तरह से पत्रकारिता ने और साहित्य ने किस तरह से इन विचारों में अपना योगदान किया, और किस तरह से साहित्य ने और पत्रकारिता ने राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों को, इन विचारों को और बढ़ावा दिया और लोगों तक पहुंचाया. तो पहली बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि अगर हम जब साहित्य की बात करते हैं और साहित्य से निकलते हुए कुछ विचारों की बात करते हैं, तो एक विचार जो बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी रूप से सामने आता है वो आता है लिटरेरी पेट्रियोटिज्म का, साहित्यिक देशभक्ति हम इसको कह सकते हैं. लिटरेरी पेट्रियोटिज्म का एक विचार जो है वो 19वीं शताब्दी के दूसरे उत्तरार्ध में, दूसरे हिस्से में अलग अलग भाषाओं में उभर कर आता है. नया साहित्य तैयार हो रहा है जिसमें कि एक खास तरह के पेट्रियोटिक आइडियाज, पेट्रियोटिक विचार आ रहे हैं. बंगाली भाषा में बंकिम चंद्र और आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, इनके साहित्य में हम लिटरेरी पेट्रियोटिज्म को देख सकते हैं. गुजराती में गोवर्धन राम त्रिपाठी, उनके साहित्य में हम लिटरेरी पेट्रियोटिज्म को देख सकते हैं. सरस्वती चंद्र उनका एक उपन्यास था उसमें कि जिसमें कि हम इन विचारों को देख सकते हैं. हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो साहित्य है, उनके नाटक हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उसमें हम एक तरह से लिटरेरी पेट्रियोटिज्म को देख सकते हैं. और उर्दू में हम हाली, अल्ताफ हुसैन हाली, उनके काव्य में सर मोहम्मद इकबाल, उनकी कविताओं में और अकबर इलाहाबादी की कविताओं में लिटरेरी पेट्रियोटिज्म के विचारों को देख सकते हैं.
तो साहित्य के लेवल पर एक सबसे बड़ा जो योगदान अलग अलग भाषाओं में जिस साहित्य ने किया राष्ट्रीय मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट की तरफ, वो था एक लिटरेरी पेट्रियोटिज्म को देने का। ब्रिटिश बरतानवी हुकूमत की तरफ, ब्रिटिश रूल की तरफ, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की तरफ एक आलोचनात्मक रवैया जरूर था, लेकिन एक जो साहित्य में, अलग अलग साहित्य में जो रवैया आ रहा है उसमें एक खास तरह का द्वंद्व है, एक खास तरह की एम्बिवैलेंस है, बहुत ही स्पष्ट रूप से ब्रिटिश विरोधी नहीं है। जैसा कि उस समय के समाज और राजनीति में भी था कि ब्रिटिश विरोध पूरी तरह से मुखर और प्रस्फुटित नहीं हुआ था, और कहीं कहीं पे ब्रिटिश विरोध के साथ में सभ्यता के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, विचारों के स्तर पर ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश शासन के प्रति एक खास तरह का एडमिरेशन भी था। तो दो तरफा नजरिया था, एक तरफ आलोचना थी, दूसरी तरफ एडमिरेशन था। इस तरह की एम्बिवैलेंस साहित्य में भी दिखती है, और खास तौर से गुजराती साहित्य में, सरस्वती चंद्र में, गोवर्धन राम त्रिपाठी के साहित्य में इस तरह की एम्बिवैलेंस को, इस तरह के दोहरेपन को, इस तरह के दोतरफा रवैये को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लिटरेरी पेट्रियोटिज्म के अलावा अगला एक विचार जो कि महत्वपूर्ण था 19वीं शताब्दी के साहित्य में, वो था एक डायलॉजिकल टेंडेंसी। डायलॉजिकल टेंडेंसी से मेरा यह मतलब है कि ये अलग अलग साहित्यिक रुझान, अलग अलग भाषाओं में जिस तरह का साहित्य लिखा जा रहा था, वो एक अलग थलग रूप से नहीं लिख रहे थे, वो एक दूसरे के साथ एक तरह का उनका डायलॉग, एक तरह का संपर्क भी स्थापित हो रहा था। तो ये डायलॉजिकल लिटरेरी ट्रेडिशंस थी। ये साहित्यिक परंपराएं कुछ अलगाववादी, पृथक, अलग अलग नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन खास तरह से एक दूसरे के साथ संपर्क, एक दूसरे के साथ साक्षात्कार, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करती हुई दिख रही थी। तो ये भी इस साहित्य की एक विशेषता है। अब साहित्य के साथ हम पत्रकारिता की भी अगर बात करें तो पत्रकारिता की एक विशेषता जो है वो बहुत स्पष्ट ये है कि पत्रकारिता का काल, जर्नलिज्म का पीरियड जो है, वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवाद का काल है। जर्नलिज्म टेंड्स टू कोइंसाइड, द पीरियड ऑफ जर्नलिज्म इज द पीरियड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। लगभग जिस समय में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वही समय है जबकि पत्रकारिता का भी उदय हो रहा है, और भारतीय राष्ट्रवाद के जो मुख्य सरोकार हैं वो पत्रकारिता के भी मुख्य सरोकार हैं, और वो पत्रकारिता में पूरी तरीके से परिलक्षित हैं। इस पत्रकारिता का साहित्य के साथ क्या संबंध है, इस पर थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। यहां पर पहले हम बात यह करना चाहते हैं कि ये जो हमने 3 श्रेणियां बनाई हैं, इनको अलग अलग करके देखना बहुत बेहतर नहीं रहेगा। राजनीतिक नेता, साहित्यकार और पत्रकार, बेसिकली ये 3 अलग अलग कैटेगरीज नहीं थी। ये आपको अलग लग सकती हैं, लेकिन इनमें एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप था। ओवरलैप से कहने का मतलब यह है कि अक्सर आपको लगेगा कि एक शख्स वो राजनीतिक नेता भी है, वो पत्रकार भी है, वो साहित्यकार भी है। इसलिए इनको 3 अलग गतिविधियों की तरह देखना बेहतर नहीं होगा, बल्कि वस्तुतः ये एक खास तरह की राष्ट्रवादी गतिविधि के 3 अलग अलग पहलू थे। उसके राजनीतिक पहलू थे, उसके साहित्यकारिता के पहलू, उसकी पत्रकारिता के पहलू थे, और उसके साहित्य के पहलू थे। तमाम 19वीं शताब्दी के जो राजनीतिक नेता थे, जिनका कि आपने नाम सुना होगा, लोकमान्य तिलक, गोखले, राणा डे, आरसी दत्त, और 20वीं शताब्दी में गांधी और नेहरू, ये राजनीतिक नेता भी थे और उसके साथ साथ ये पत्रकार भी थे, फुल टाइम जर्नलिस्ट थे। तिलक एडिटिंग करते थे, गोखले ने एडिटिंग की है, आरसी दत्त ने पूरा भारतीय संस्कृति पर तो किताब लिखी है, लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। तो वो एक तरह से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था का किस तरह से शोषण हो रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी, इस पर वो किताब भी लिख रहे थे। गांधी, जिन्होंने कि 20वीं शताब्दी में इतना महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया, लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं कि वो लगातार एक फुल टाइम जर्नलिस्ट की तरह भी काम करते थे। उन्होंने इंडियन ओपिनियन के एडिटर थे, वो यंग इंडिया के एडिटर थे,
और जब 1934 में उन्होंने अपनी हरिजन कैंपेन की, हरिजन एंट्री, टेम्पल एंट्री के लिए, हरिजनों के लिए एक अपना पूरा बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन चलाया, तो उन्होंने अपना जो यंग इंडिया था उसका नाम बदल के हरिजन कर दिया। तो उसके बाद वो हरिजन के भी एडिटर थे और वो लगातार अपने जीवन पर्यंत रहे और उसके वो एडिटोरियल्स खुद लिखते थे। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेरल्ड जो 1938 में निकला, वो उसके एडिटर थे, उन्होंने वो उसके संस्थापक भी थे और उसके सबसे पहले एडिटर भी थे। तो इस तरह से राजनीतिक नेता जो थे वो पत्रकार भी थे, कुछ राजनीतिक नेता लेखक भी थे। तो पत्रकारिता, साहित्य और राजनीति, ये तीन अलग अलग श्रेणियां नहीं थी, अलग अलग कैटेगरीज नहीं थी। ये एक तरह से नेशनलिस्ट कंसर्न या राष्ट्रवादी सरोकार या राष्ट्रवादी नजरिया या राष्ट्रवादी समझ, एक राष्ट्रवादी पर्सपेक्टिव, उसके तीन अलग अलग हिस्सों के रूप में इनको देखा जाना चाहिए और वही थे। एक बात और यहां पर कहना जरूरी होगा इस संबंध में कि अक्सर 19वीं शताब्दी की पत्रकारिता को प्रिंट कैपिटलिज्म के नाम से देखा जाता है और कहा जाता है। प्रिंट कैपिटलिज्म से हमारा मतलब यह है कि प्रिंटिंग एक तरह की पूंजीवादी गतिविधि का हिस्सा। पूंजीवादी गतिविधि क्या होती है? पूंजीवादी गतिविधि होती है पूंजीवाद की, जिसमें कि आप पूंजी का निवेश करते हैं और आपके पूंजी के निवेश करने का मकसद एक खास तरह का एक आर्थिक मकसद होता है, आप मुनाफे के लिए, आप फायदे के लिए करते हैं। यहां पर यह बताना बहुत बेहतर है कि 19वीं शताब्दी में जो लोग अखबार निकाल रहे थे, सक्रिय रूप से पत्रकारिता में लगे हुए थे, ये किसी पूंजी निवेश के तहत नहीं लगे हुए थे। उसको प्रिंट कैपिटलिज्म समझना बहुत बेहतर नहीं होगा। वो उनकी राजनीति का हिस्सा था, वो उनका प्रॉफिट कमाने का या मुनाफे का हिस्सा नहीं था। तिलक के और गोखले के इस मसले पे बहुत स्पष्ट विचार थे, गांधी और नेहरू के भी स्पष्ट विचार थे कि ये एक खास तरह की राजनीति को फैलाने का, खास तरह की राजनीति को प्रसार करने का माध्यम है, बिजनेस का माध्यम नहीं है। तो उस तरीके से उस पत्रकारिता को जो आजादी के बाद में जो पत्रकारिता डेवलप करती है, उससे थोड़ा सा अलग करके देखने की जरूरत है। वो प्रिंट कैपिटलिज्म नहीं था, वो प्रिंट एक्टिविटीज थी जो एक खास तरह के राजनीतिक नजरिए के साथ जुड़ी हुई थी। वो आर्थिक गतिविधि नहीं थी, वो उनकी राजनीतिक गतिविधि थी। तो प्रिंट कैपिटलिज्म को, उनकी जो पत्रकारिता थी 19वीं शताब्दी में, उसको प्रिंट कैपिटलिज्म कह के देखना शायद ऐतिहासिक प्रक्रिया के साथ बहुत न्याय करना नहीं होगा। इस भारतीय पत्रकारिता की और साहित्य की कुछ और विशेषताओं को हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि जो हमारे देश की भाषाई सांस्कृतिक विविधता थी, वो पूरी तरीके से हमारी पत्रकारिता में और साहित्य के सरोकारों में परिलक्षित हो रही थी। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो कि 19वीं शताब्दी में उठ रहे थे। उन सवालों के साथ अलग अलग भाषाओं के साहित्य और पत्रकारिता जूझने की कोशिश कर रहे थे, एंगेज कर रहे थे अपने आप को। उसके जवाब नहीं भी मिल रहे थे तो उन सवालों के साथ एक जूझ रहे थे। इसी तरह से अस्मिता का सवाल था, राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल था। राष्ट्रीय अस्मिता का स्वरूप क्या होना चाहिए, यह सवाल 19वीं शताब्दी में जो उभर के आता है, इससे अलग अलग भाषाओं में साहित्य भी और पत्रकारिता दोनों इसके साथ जूझने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद पर एक राष्ट्रवाद के नाम से पूरी किताब लिखी, जो कि 3 जिसमें कि निबंध हैं, जिसमें कि वो इसी सवाल के साथ जूझने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद एक इमेंसिपेटरी फिनोमिना है या पैरोकियल फिनोमिना है। राष्ट्रवाद आपको मुक्ति देने का एक साधन है या आपको अलग अलग बेड़ियों में बांधने का साधन है? क्या वो आपको तंग नजरिया देता है? क्या राष्ट्रवाद तंग नजरिया है जिसमें कि आप अपने राष्ट्र के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे हैं? या राष्ट्रवाद ऐसा है जो कि आपको गुलामी से मुक्ति देने के लिए है और जो आपको इमेंसिपेट करता है? तो राष्ट्रवाद का जो फिनोमिना है वो इमेंसिपेटरी फिनोमिना है या वो नैरो सेक्टेरियन पैरोकियल फिनोमिना है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का आज भी हमारे पास कोई एक निश्चित पक्का जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण है जो कि टैगोर उठा रहे थे अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। गांधी ने भी हिंद स्वराज जो किताब लिखी, उन्होंने भी इन्हीं सवालों को उठाने की कोशिश की। उन्होंने
जो गर्मपंथी राजनीति थी, तिलक की, लाला लाजपत राय की, बिपिन चंद्र पाल की, अरबिंदो घोष की, उनकी राजनीति की काफी आलोचना की और इसी आधार पर आलोचना की कि ये जो नेता हैं जो कि आज कहते हैं कि हमें सभी कानूनों का, सभी नियमों का विरोध करना चाहिए, कल जब इनके पास सत्ता आ जाएगी तो कहेंगे लोगों से कि इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो बात आज गलत है वो कुछ समय बाद सही कैसे हो जाएगी? इस सवाल के साथ भी गांधी ने जूझने की कोशिश की कि एक बहुत से ही कम लोग, जो ब्रिटिश नस्ल के बहुत ही कम लोग भारत में थे, इतने कम लोग आके भारत, इतने बड़े देश को कैसे गुलाम बना गए? और गांधी के पास इस बहुत ही पेचीदे सवाल का गांधी ने अपने तरीके से जवाब हिंद स्वराज में देने की कोशिश की। और गांधी का जवाब यह था कि भारत पर शासन, कुछ ब्रिटिश लोगों ने भारत को गुलाम नहीं किया है, भारत को औद्योगिक अर्थव्यवस्था या इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो आधुनिक औद्योगिक सभ्यता है, इसने भारत को गुलाम बनाया है। ये गांधी की अपनी समझ थी, गांधी का अपना देखने का नजरिया था। लेकिन ये बहुत सारे मुश्किल सवाल थे कि राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीय अस्मिता का स्वरूप क्या होना चाहिए, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का किस तरह से विरोध किया जाना चाहिए, क्या हर तरह का विरोध जायज है, क्या हिंसक विरोध भी किया जा सकता है, और अगर क्या सिर्फ इसी ढांचे के राष्ट्रीयकरण से ही आजादी मिल जाएगी? क्या आजादी का मतलब क्या है, आजादी का स्वरूप क्या है? क्या ब्रिटिश चले जाएंगे और ब्रिटिश की जगह कुछ भारतीय लोग बैठ जाएंगे, लेकिन जो ढांचा है, जो संरचना है, वो वैसी ही रहेगी, तो क्या वही आजादी है? ये बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल थे जिस पर कि हमारे नेताओं ने, साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने इन सवालों के साथ जूझने की कोशिश की और लगातार इनको जूझते रहे। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी राइटिंग्स में यही कहा कि क्या इंडियनाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, क्या वही आजादी है कि ब्रिटिश चले जाएंगे और ब्रिटिश की जगह भारतीय लोग आ जाएंगे, लेकिन वो उसी तरह से भारत पे शासन करते रहेंगे जैसे कि ब्रिटिश लोग कर रहे थे? तो क्या वो आजादी है? क्या आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी है या आर्थिक आजादी भी है? क्या आजादी किसी एक वर्ग के लिए है तो बाकी वर्ग के लिए क्या होगा? क्या हम ऐसी आजादी सोच सकते हैं जिसमें कि शोषित वर्ग जो है वो, उसके लिए एक बेहतर जीवन की परिकल्पना हो, उसके बेहतर जीवन की अवधारणा हो? तो ये सारे तमाम सवाल जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, जिनके की कोई रेडीमेड, निश्चित, फुल्ली फिनिश्ड जवाब नहीं थे, लेकिन इन सवालों के साथ हमारे नेता लोग अपनी राइटिंग्स में, अपनी पत्रकारिता में, अपने लिटरेरी क्रिएशंस में इन सवालों के साथ जूझ रहे थे और एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे। और ये गतिविधि, ये एंगेजमेंट, ये जूझना लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में हो रहा था, सिर्फ किसी एक भाषा में नहीं हो रहा था। दूसरी जो मैंने अभी बात की थी कि ये परंपराएं कुछ अलग थलग नहीं थी, बल्कि ये डायलॉजिकल परंपराएं थी, एक दूसरे के साथ डायलॉग कर रही थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसने भी राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ही समृद्ध किया और बहुत ही एनरिच किया। अक्सर ऐसा था कि कुछ भाषा और कुछ भाषाओं के साहित्य वो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के संबंध में रहते थे, उनके साथ एक प्रतिस्पर्धा रहती थी, एक खास तरह का कंपटीशन रहता था। लेकिन लिटरेरी कंपटीशन के साथ साथ एक परस्पर डायलॉग और एक दूसरे से बोरो करना, ये परंपरा, ये ट्रेडिशन लगातार बनी रही 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में भी। इसके मैं 2-3 उदाहरण लेना चाहता हूं। पत्रकारिता के स्तर पे ये पाया गया, ये हमने देखा कि 19वीं शताब्दी के जो महत्वपूर्ण अखबार थे, अंग्रेजी भाषा में जो लिखे जा रहे थे, वो अखबार जो रीजनल प्रेस है, जो क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रकारिता है, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, इन भाषाओं के एडिटोरियल्स, उनके कुछ मुख्य समाचार, उनकी कुछ मुख्य गतिविधियां, उनके कुछ प्रमुख सरोकार, उनको वो उस भाषा से, मतलब तमिल से या बंगाली भाषा से या मराठी भाषा से, गुजराती भाषा से, वहां से उनका अंग्रेजी में तर्जुमा करके अंग्रेजी पत्रिका में डालते थे। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग रीजन्स के विचार अंग्रेजी के माध्यम से एक खास, एक मंच पर, एक केंद्रीकृत, एक सेंट्रलाइज्ड लिटरेरी प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे और वहां से फिर उनका डिस्पर्सल हो रहा था, वहां से फिर उनका ट्रांसमिशन अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा था। तो इस तरह से बंगाल के विचार
बंगाली भाषा के विचार गुजरात तक जा रहे हैं, गुजराती के विचार दक्षिण तक जा रहे हैं, दक्षिण के विचार उत्तर में भी आ रहे हैं। और ये अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, अंग्रेजी पत्रकारिता के माध्यम से आ रहे हैं। लेकिन ये वो अंग्रेजी पत्रकारिता है जिसको कि भारतीय नेता लोग चला रहे हैं, जिसको कि तिलक चला रहे हैं, जिसको कि गोखले चला रहे हैं, जिसको कि रानडे चला रहे हैं, दादा भाई नौरोजी चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह से अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस रीजन्स एक खास तरह के ब्रिजेस, एक खास तरह की कनेक्टिविटी, एक खास तरह का संपर्क डेवलप हो रहा था अलग अलग भाषाओं में। तो अलग अलग भाषाओं की जो पत्रकारिता के सरोकार थे वो इस तरह से अंग्रेजी में आ रहे थे और फिर अंग्रेजी की भाषा के माध्यम से, अंग्रेजी पत्रकारिता के माध्यम से वो और क्षेत्रों में जा रहे थे। तो डायलॉग का, डायलॉजिकल ट्रेडिशन का एक ये उदाहरण है। डायलॉजिकल ट्रेडिशन का दूसरा उदाहरण मैं हिंदी और उर्दू के माध्यम से लेना चाहता हूं। हिंदी और उर्दू, जैसा कि शायद आप लोगों को पता होगा, 19वीं शताब्दी में उर्दू को एक खास तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल स्टेटस ब्रिटिश सरकार ने दिया। हिंदी ने उसके विरोध में एक आंदोलन छेड़ा और उर्दू के उस स्टेटस को चुनौती दी और कहा कि जो स्टेटस, जो मान्यता, जो रिकग्निशन, जो पहचान उर्दू को दी गई है वो हिंदी को दी जानी चाहिए। और इस तरीके से एक उर्दू हिंदी विवाद की शुरुआत हुई और ये विवाद लगातार 19वीं शताब्दी में चलता रहा और किसी न किसी तरह से 20वीं शताब्दी में भी आ गया। और ये सिर्फ लिटरेरी विवाद नहीं था, इसने राजनीतिक स्तर पर भी भारतीय राजनीति को और कहीं ना कहीं पे कम्युनलिज्म के डेवलपमेंट में भी इसका थोड़ा बहुत योगदान रहा। बावजूद इसके कि उर्दू और हिंदी एक दूसरे के साथ इस तरह की प्रतिस्पर्धा में लगे रहे, लेकिन फिर भी एक स्तर पर दोनों में एक दूसरे के साथ बोरो करने की, एक दूसरे के साथ तारतम्य स्थापित करने की और एक दूसरे से सीखने की परंपरा लगातार बनी रही। एक दूसरे को पढ़ने की और एक दूसरे की जो भी प्रवृत्तियां हैं उनको अपने साहित्य में लाने की। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अल्ताफ हुसैन हाली ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य लिखा जिसका कि नाम है मद्दे जज़्रो इस्लाम, द फ्लो एंड एब ऑफ इस्लाम, जिसको कि मुसद्दस के नाम से जाना गया। ये एक बहुत बड़ा काव्य था जिसकी की मुख्य थीम जो है वो एक डिक्लाइन की, एक पतन की थीम है, इस्लाम के पतन की, इस्लाम के डिक्लाइन की। वो इस्लाम का पतन जो विश्वव्यापी स्तर पर 19वीं शताब्दी में हो रहा था और ख़ासतौर से भारत में हो रहा था, और भारत में 1857 को की घटनाओं को और ब्रिटिश रूल के आने को और किस तरह से ब्रिटिश ने मुस्लिम रूलर्स को रिप्लेस किया, इस सब को एक ख़ास कुछ लोग एक इस्लामी नज़रिए से देख रहे थे। और वो देख रहे थे कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिक्लाइन नहीं है, ये सिर्फ कुछ रूलर्स, एक रूलर्स को दूसरे रूलर्स ने रिप्लेस कर दिया है, यही मसला नहीं है, ये एक पूरी तरीके का कल्चरल, रिलीजियस, सिविलाइजेशनल डिक्लाइन है। ये एक बहुत बड़ा पतन है एक सभ्यता का, एक धर्म का, जो कि और भी जगहों में हो रहा है और भारत में भी हो रहा है। तो इस पतन की जो विषय वस्तु है, इस पतन की जो थीम है, उसको लिटरेरी एक्सप्रेशंस बहुत सारे लोगों ने 19वीं शताब्दी में दिया। इकबाल भी उनमें से एक है। उसमें सबसे प्रमुख हाली हैं, अल्ताफ हुसैन हाली, जिन्होंने कि मुसद्दस को लिखा। अब जो मुसद्दस है वो हिंदी नवजागरण की एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने कि हिंदी के मानकीकरण में, हिंदी भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन में और हिंदी भाषा में पत्रकारिता के कुछ बड़े मापदंड स्थापित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के वे शुरू में वो संपादक भी थे। जब उन्होंने अल्ताफ हुसैन हाली की मुसद्दस को पढ़ा और वो उसको पढ़कर बहुत प्रभावित हुए। जब वो बहुत प्रभावित हुए तो उनको लगा कि इस तरह का प्रयास हिंदी भाषा में भी किया जाना चाहिए। और उन्होंने उस समय के एक नौजवान कवि, जो उस समय नौजवान कवि थे, मैथिली शरण गुप्त, उनको संपर्क किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरण गुप्त से कहा कि आप हाली की मुसद्दस को पढ़िए और इसको आधार बना के इसी तरह का एक काव्य आप लिखिए जो कि भारत के पतन के ऊपर हो। भारत जो कि जिसकी की एक समृद्ध सभ्यता थी, जो एक बहुत ही विकसित अवस्था में था, और ब्रिटिश शासकों के आने के बाद, बरतानवी हुकूमत के आने के बाद में, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के आने के बाद में जिसका लगातार पतन हो रहा है, तो इस पतन को आप एक साहित्य के नज़रिए से देखिए, आप इसको एक लिटरेरी एक्सप्रेशन दीजिए और आपको उस लिटरेरी एक्सप्रेशन के देने में मदद करेगा हाली का मुसद्दस। और वही हुआ।
मैथिली शरण गुप्त ने हाल ही के मुसद्दस को पढ़ा और उसके आधार पे उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है, जो कि नेशनल मूवमेंट में और लिटरेरी पेट्रियोटिज्म में एक पूरी टेक्स्ट की तरह बन गई है, भारत भारती। भारत भारती काफ़ी समय तक एक राष्ट्रवादी टेक्स्ट के रूप में देखी गई और उसी के आधार पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का भी की पदवी से भी विभूषित किया गया। तो इस भारत भारती, जो कि हिंदी भाषा की एक बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, भारत भारती को लिखने के पीछे मुख्य विचार जो मैथिली शरण गुप्त को आया था, वो विचार उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो विचार आया था वो हाल ही की मुसद्दस को पढ़ने से आया था। और अगर आप आज भी हाल ही की मुसद्दस को और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती को पढ़ें तो दोनों के बीच में खास तरह का डायलॉग तो नहीं, लेकिन काफी सिमिलैरिटीज आप देख सकते हैं। खासतौर से एक सिमिलैरिटी जो डिक्लाइन की है, भारत के डिक्लाइन की, और कुछ लाइनें भी जो हैं वो आप दोनों में खास तरह की सिमिलर एक जैसी लाइन देख सकते हैं। जो मैथिली शरण गुप्त की जो मुख्य लाइन है कि हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आइए मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। और हाल ही की जो मुसद्दस है उसकी भी एक इसी तरह की लाइन है कि हम कल क्या थे आज क्या हो गए, हम अभी जागते थे अभी सो गए। तो कल क्या थे आज क्या हो गए आगे क्या होंगे, इस तरह का एक सरोकार, इस तरह की एक कंसर्न, अतीत वर्तमान और भविष्य, और क्या हश्र होने वाला है, क्या होने वाला है, हमारा अतीत क्या था, हमारा वर्तमान क्या है, हमारा भविष्य क्या होगा, इस तरह का सरोकार, इस तरह के सवाल दोनों ही में आपको मिल सकते हैं। और इस तरह से भी हमारी जो अलग अलग साहित्य है वो एक डायलॉजिकल ट्रेडिशन के हिस्सा थे। इस सब प्रक्रियाओं के पीछे निश्चित रूप से एक इंडियन नेशन ऑफ इंडियन पीपल ये बनाने का प्रयास था, एक बनाने की समझ भी थी, और निश्चित रूप से लिटरेचर, लिटरेरी एक्टिविटीज, पत्रकारिता की गतिविधियां और राजनीतिक गतिविधियां एक नेशन को बनाने का प्रयास भी कर रहे थे। जब मैं ये कहता हूं कि एक नेशन को बनाने का प्रयास कर रहे थे तो ये काफी स्पष्ट है कि मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि कोई इंडियन नेशन इन लोगों को विरासत में बना हुआ नहीं मिला था। एक इंडियन नेशन को, एक भारतीय राष्ट्र को हम ये न मान के चलें कि वो अतीत से, वो हमारे पास्ट से, मध्यकालीन अतीत से लगातार कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि चली आ रही थी। भारतीय राष्ट्र को हमें एक 19वीं शताब्दी की प्रोडक्ट के रूप में देखना होगा। ये सारे नेता लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इनको भारतीय राष्ट्र विरासत में नहीं मिला था, इनको विरासत में मिले थे कुछ विचार, कुछ गतिविधियां, इनके अपने सरोकार, इनका अपना कमिटमेंट, और इन सब की मदद से वो एक नेशन ऑफ इंडियन पीपल, एक भारतीय राष्ट्र बना रहे थे। तो जब हम ये देखेंगे कि ये लोग भारतीय राष्ट्र को बनाने की प्रक्रिया में बनाने में लगे हुए थे, तब इस तरह की कनेक्टिविटी, इस तरह की बिल्डिंग ब्रिजेस, इस तरह के डायलॉजिकल परंपराएं, इनका महत्व और इनके इंप्लीकेशंस आसानी से हमारी समझ में आ सकते हैं। तो इस तरह से 19वीं शताब्दी में पत्रकारिता ने और साहित्य ने अपना योगदान किया। 19वीं शताब्दी की बात को खत्म करके मैं 20वीं शताब्दी पर आऊंगा। मैंने अभी तक हमने क्या बात की है, हमने बात यह की है कि 19वीं शताब्दी में अगर हमको इस मसले को देखना है, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, तो हमको सबसे पहले तो पत्रकारिता के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से देखना होगा। दोनों के आपस में क्या संबंध हैं उनको देखना होगा, और दो विचारों पर ध्यान देना होगा। एक लिटरेरी पेट्रियोटिज्म, किस तरह से अलग अलग भाषाओं के साहित्य में लिटरेरी पेट्रियोटिज्म का मसला उठ रहा है, का विचार उठ रहा है, और दूसरा एक खास तरह की डायलॉजिकल परंपरा जो कि अलग अलग भाषाओं में आ रही है। ये डायलॉजिकल परंपरा साहित्य के स्तर पर भी देखी जा सकती है और पत्रकारिता के भी स्तर पर देखी जा सकती है। बिल्डिंग ब्रिजेस, इस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटीज, एक स्थान के विचारों को दूसरे स्थान में पहुंचाया जा रहा है, और इसमें अंग्रेजी पत्रकारिता का भी काफी बड़ा योगदान है। 20वीं शताब्दी में जो राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कि एक खास तौर का पैनापन आया, एक खास तौर का पुख्तापन आया, एक उसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत हुई, और एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार हुआ। वर्टिकल से मेरा मतलब यह है कि उसकी भारतीय समाज में जड़ें ज़्यादा मजबूत हुई, एक खास तरह का उसको आधार मिला, मजबूत आधार मिला। और हॉरिजॉन्टल से मेरा मतलब है कि राष्ट्रीय आंदोलन ज़्यादा बेहतर तरीके से देशव्यापी होने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग वर्गों में
राष्ट्रीय आंदोलन के विचार और उसकी गतिविधियां और उसके सरोकार पहुंचने लगे। 19वीं शताब्दी तक ये इस तरह के सरोकार बहुत ही छोटे तबके तक सीमित थे और कुछ क्षेत्रों तक सीमित थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में समाज के कई अन्य तबकों में, महिलाओं में, किसानों में, मजदूरों में, मध्यम वर्ग के लोगों में, छात्रों में ये विचार पहुंचने लगे और देश के विभिन्न विभिन्न इलाकों में भी। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही स्तरों पर राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा पैनापन और ज्यादा मजबूती आई। प्रथम विश्व युद्ध के साथ ने एक खास तरह का आर्थिक संकट भी दिया और इस तरह के आर्थिक संकट ने भी राष्ट्रवाद के विचारों को और अलग अलग लोगों तक और अलग अलग स्थानों तक पहुंचाने में मदद की। इसी के साथ में जो कुछ और विचार आते हैं वो ये हैं कि नए तरह के सवाल उठ के आते हैं इस नए परिवेश में, जिसकी कि मैंने बात की। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार, प्रथम विश्व युद्ध और एक साथ में ही एक जो एजिटेशनल फेज नेशनल मूवमेंट का है, नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उससे पहले स्वदेशी मूवमेंट से जिसकी शुरुआत हुई थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से लिटरेचर में भी और पत्रकारिता में भी, दोनों स्तर पे नए तरह के सवाल उठते और एक नए तरह के सवाल उठते और ख़ास नए तरह के सरोकार पैदा होते हैं। क्या है ये सरोकार और किस तरीके से इन सवालों को से निपटने की, इनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि हमने बताया कि गांधी ने अपने हिंद स्वराज में कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों को उठाया था। एक सवाल उनका ये था कि जो उन्होंने उसमें जो गर्मपंथी राजनीति थी, जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स थी, उसके साथ एक ख़ास तरह की असहजता दिखाई थी। उसके साथ वो बहुत ही अपने आप को सहज रूप से अपने आप को उस राजनीति के साथ नहीं जोड़ के देख पा रहे थे। और दूसरा ये था कि वो ये मान के चल रहे थे कि ऐसा नहीं कि भारत पर शासन सिर्फ ब्रिटिश शासकों का हुआ है, भारत पर शासन एक पूरी औद्योगिक सभ्यता और संस्कृति का है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का है। इसलिए इस दास्ता से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ ब्रिटिश शासकों को ही भगाना नहीं होगा, इस दास्ता से मुक्ति पाने के लिए इस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से भी कहीं ना कहीं पर टकराना होगा या इसको उखाड़ फेंकना होगा। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन भारत में आती है तो निश्चित रूप से खास तरह के पैकेज में आती है। पैकेज से मेरा मतलब यह है कि एक तरफ जहां जहां इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ज्यादा जड़ें जमाती है, तो इस तरह से भारत पर बरतानवी हुकूमत का राजनीतिक कंट्रोल भी बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ आधुनिकता की शक्तियां भी आती हैं। और आधुनिकता में, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में, आधुनिक राजनीति में जो विकास की और जो इमेंसिपेशन की तमाम संभावनाएं छिपी रहती हैं, उनका इंटरप्ले भी धीरे धीरे दिखने लगता है। तो ये एक पैकेज है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का, जिसमें कि एक तरफ पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल डोमिनेशन है, लेकिन दूसरी तरफ इमेंसिपेशन की बहुत सारी संभावनाएं भी जिसमें निहित हैं। तो इस पर आप इसको पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते हैं, इसको पूरी तरीके से स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। गांधी की शुरुआत इसको पूरी तरीके से नकारने की थी, लेकिन धीरे धीरे 1920 और 30 के दशकों में उन्होंने ज्यादा इस जटिल सवाल को ज्यादा जटिल तरीके से समझने की कोशिश की। और साहित्य के स्तर पे प्रेमचंद ने इन विचारों के साथ जूझने की कोशिश की कि ब्रिटिश शासन, आर्थिक आधुनिकता, औद्योगिक सभ्यता, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ये सारे सवाल जो हैं, डेमोक्रेसी, ये सारे सवाल क्या इनको हम अलग अलग करके डिसएंटेंगल करके देख सकते हैं या एक पैकेज का हिस्सा है? पैकेज से मेरा मतलब है कि या तो सभी को स्वीकार करना है या सभी को खारिज करना होगा। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि सभी को स्वीकार कर सकें या सभी को खारिज कर सकें? इस तरह के सवालों को साहित्य ने भी उठाया और पत्रकारिता ने भी उठाया। प्रेमचंद ने बहुत प्रभावी ढंग से हिंदी के उपन्यासों में इन सवालों के साथ जूझने की कोशिश की। शरद चंद्र ने अपने सवालों में और अपने उपन्यासों में हिंसा के ऊपर, क्या हिंसा जायज है, क्या वो हिंसा जो कि एक बेहतर उद्देश्य के लिए की जा रही है, क्या वो हिंसा जो आज़ादी के लिए की जा रही है, क्या वो हिंसा सही और जायज है?
उन्होंने अपने उपन्यास पाथेर देवी में कहीं ना कहीं पर इस हिंसा को सही और जायज भी ठहराया। लेकिन इसी हिंसा पर टैगोर ने अपनी राइटिंग्स में एक सवालिया निशान लगाया। दो और सवाल जो उभर के आए वो ये थे कि कंटेंट ऑफ फ्रीडम, मतलब आजादी का स्वरूप, और फ्रीडम फॉर हुम, आजादी किसके लिए। और इस तरह के सवालों ने, जो कि पूरा का पूरा आजादी के सवाल को लेकर एक डिस्कोर्स था, एक चर्चा थी, एक विमर्श था, उस विमर्श को एक खास तरह का पैनापन दिया। कंटेंट ऑफ फ्रीडम, आजादी का स्वरूप क्या हो, इससे एक मतलब यही था। नेहरू ने बहुत प्रभावशाली स्तर पर इस सवाल को उठाया 1930 के दशक में, लेकिन उससे पहले भी गांधी ने और लोगों ने भी इसको उठाया था। प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरह से अपनी कुछ कहानियों में इसको इस सवाल को उठाया। मैं यहां पर ये सब कहने से मेरा मकसद ये भी है कि ऐसा ही नहीं है कि एक अंधे तौर पर राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया जा रहा था हमारे साहित्य और पत्रकारिता के द्वारा। राष्ट्रवादी राजनीति पर भी ऐसा नहीं था कि जो कुछ भी राष्ट्रवादी है उसको सहज रूप से ग्रहण किया जा रहा था और उसको स्वीकार किया जा रहा था, उसका महिमा मंडन किया जा रहा था। राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों के बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिस पर कि एक आलोचनात्मक रवैया भी था, उसकी आलोचना की जा रही थी, उसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, राष्ट्रवाद का भी और राष्ट्रवादी राजनीति का भी। लेकिन इन सब ने कहीं ना कहीं पे राष्ट्रवाद को मजबूत किया, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। दो तीन ऐसे एरियाज थे जिनमें कि मैं जिनमें कि एक आलोचनात्मक रवैया लिया जा रहा था, लेकिन जिस पर कि मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर में। तो राष्ट्रवाद का, आजादी का स्वरूप क्या होना चाहिए। नेहरू ने बहुत प्रभावशाली स्तर पर, बहुत प्रभावशाली ढंग से इस बात को आगे रखा और उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ इंडियनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, अगर ढांचा वही रहे लेकिन अंग्रेजों की जगह भारतीय आ जाए तो क्या वो आजादी है। और उन्होंने कहा कि आजादी नहीं है, आजादी का मतलब है कि एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, पूरे के पूरे समाज का एक बहुत ही बुनियादी तौर पे रूपांतरण, वो आजादी है। तो उस तरीके से जो 19वीं शताब्दी में आजादी की अवधारणा विकसित हो रही थी नरमपंथी राजनीति के तहत, उसको उन्होंने उस पर एक सवालिया निशान भी लगाया और उसको एक तरह से काफी आगे बढ़ाया या उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश की। तो कंटेंट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का कंटेंट क्या होगा इस पर, और इसके साथ ही फ्रीडम फॉर हुम, यह भी बहुत बड़ा सवाल था जिस पर कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य में और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी राइटिंग्स में, जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट भी थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने इस सवाल पर काफी चर्चा की। फ्रीडम फॉर हुम से मतलब क्या है। 19वीं शताब्दी में जो हमारी मॉडरेट नरमपंथी राजनीति थी उसमें एंटी इंपीरियलिज्म या ब्रिटिश विरोधी विचार तो काफी हद तक आ चुके थे, लेकिन भारतीय समाज को एक समाज की तरह देखा गया था। यह विचार नहीं आया था कि भारतीय समाज भी अलग अलग वर्गों में, अलग अलग गुटों में बटा हुआ है और भारतीय समाज के भी अपने अंदर विरोध हैं। भारतीय समाज के अंदर भी एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है, और आजादी वही बेहतर होगी जिसका कि इस शोषित वर्ग के लिए कुछ मतलब होगा। तो इस तरह के विचार 19वीं शताब्दी में नहीं आए थे। एक भारतीय समाज को, एक पूरे समाज को एक मान लिया गया था। 20वीं शताब्दी में जब मार्क्सवादी विचारों का भी विकास हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने इन विचारों को राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे में लाने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई और साहित्य में भी इस तरह के विचारों के बारे में जब लिखा गया, तब यह विचार सामने आया कि फ्रीडम फॉर हुम, कंटेंट ऑफ फ्रीडम, आजादी का स्वरूप क्या होगा, लेकिन आजादी किसके लिए। पूरा भारत एक है, लेकिन भारत के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण विभिन्नताएं हैं, सिर्फ क्षेत्रीय और सांस्कृतिक स्तर पर ही नहीं, वर्ग के स्तर पर अलग अलग वर्ग हैं। बुर्जुआ वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जमींदार वर्ग है, किसान वर्ग है, मध्यम वर्ग है। किसान भी अपने आप में बटे हुए हैं, जमींदार भी अपने आप में काफी बटे हुए हैं। कुछ गरीब जमींदार हैं जिनके पास की ज्यादा जमीन नहीं है, कुछ बड़े जमींदार हैं। किसानों में भी कुछ टेनेंट्स हैं, लेकिन और लैंडलेस लेबरर्स हैं, रिच पेजेंट्री है। तो एक बहुत ही जटिल परिदृश्य सामने आया 1930 के दशकों में इस साहित्य के और इन गतिविधियों के दौरान। और तब यह सवाल आया कि इनमें हम किसके लिए आजादी की बात कर रहे हैं, कौन सा वो वर्ग है, किस वर्ग के लिए आजादी की बात कर रहे हैं।
ये बहुत बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल थे जिनका कि कोई एकदम से जवाब नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इन सवालों को उठना यही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि थी। आज की जो हमारी चर्चा थी लिटरेचर इन द नेशनल मूवमेंट, जिसको कि हमने शुरू किया नेशनल मूवमेंट को परिभाषित करते हुए। नेशनल मूवमेंट को हम परिभाषित दो प्रकार के विचारों से कर सकते हैं, एंटी इंपीरियलिज्म के आइडियाज और नेशनल यूनिटी की अवधारणा, तो साम्राज्यवाद विरोधी विचार और भारतीय एकता या राष्ट्रीय एकता के विचार। इन दोनों को साथ में रखेंगे तो हमें राष्ट्रीय आंदोलन का एक मूल सार या उसका एसेंस मिलेगा। लिटरेचर ने किस प्रकार से योगदान किया, इसको बेहतर होगा कि आप 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में बांट के देखें, लेकिन साथ ही साथ साहित्य और पत्रकारिता दो में बांट के देखें और दोनों को साथ चला के देखें। मतलब साहित्य के स्तर पर और पत्रकारिता के स्तर पर किस तरह से इन राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा था। 19वीं शताब्दी में लिटरेरी पेट्रियोटिज्म का विचार आता है, जो कि गुजराती, बंगाली, हिंदी, अन्य भाषाओं में भी जिसका की रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक खास तरह की पत्रकारिता का अंग्रेजी भाषा में और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसका विकास होता है, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों के सरोकार इकट्ठे किए जाते हैं, जिनमें कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का भी विचार आता है। 19वीं शताब्दी में ही इकोनॉमिक नेशनलिज्म से मतलब यह है कि किस तरह से ब्रिटिश रूल आर्थिक रूप से भारतीय समाज के लिए बहुत ही विध्वंसककारी साबित हो रहा है। धन की निकासी के द्वारा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा और रेलवेज के द्वारा और बहुत ही तरीके से भारत का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। यह विचार भी पत्रकारिता के द्वारा रूप में आता है। इंडियन अमृत बाजार पत्रिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक लाइन कही थी कि यू कांट बी अ बेनेवोलेंट नेशन एंड अ कॉन्करिंग नेशन एट द सेम टाइम, कि ब्रिटिश रूल हो सकता है कि बेनेवोलेंट हो, लेकिन अगर वो कॉन्कर भारत को कर रहा है तो फिर वो बेनेवोलेंट नहीं हो सकता है, फिर वो कहीं ना कहीं पे नकारात्मक विध्वंसककारी ही होगा। तो इस तरह से 19वीं शताब्दी में देखना होगा। जब हम 20वीं शताब्दी में आएंगे तो हम पाते हैं कि राष्ट्र आंदोलन में के विचारों में खास तरह का पैनापन आता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार का प्रसार राष्ट्रीय आंदोलन का होता है और नए तरह के सवाल उठते हैं, और नए तरह के सवाल जो कि बहुत ही जटिल सवाल हैं, उस पर हमारे नेता लोग, हमारे साहित्यकार और हमारे पत्रकार सब लोग जो हैं एक खास तरह की समझ पैदा करने की कोशिश करते हैं। दो विचार उनमें बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। पहला तो ये कि कंटेंट ऑफ फ्रीडम, आजादी का स्वरूप क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ इंडियनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वही आजादी है, या कुछ और आजादी है, या कि एक हमारे जो ढांचा है, आर्थिक सामाजिक ढांचा है, उसका एक बुनियादी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतरण, वो आजादी है। और नेहरू का, प्रेमचंद का भी इसमें जवाब आता है कि आजादी सिर्फ इंडियनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्ट्रक्चर नहीं है, आजादी सिर्फ अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना नहीं है, बाहर भेजना नहीं है, सिर्फ अंग्रेजों को भगा देना नहीं है, बल्कि एक नई संरचना का निर्माण करना है, नई आर्थिक सामाजिक संरचना का। दूसरा सवाल यह आता है कि फ्रीडम फॉर हुम, आजादी किसके लिए। भारतीय समाज एक है, लेकिन भारतीय समाज कई वर्गों में बटा हुआ है। भारतीय समाज के अंदर भी शोषित और शोषक वर्ग है, वो आजादी किसके लिए हो। तो इस तरह के विचारों के साथ साहित्य ने और पत्रकारिता ने राष्ट्रीय मूवमेंट आंदोलन के प्रसार में और इन विचारों को लोगों तक फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय आंदोलन को और भारतीय राष्ट्रवाद को एक खास तरह की मजबूती प्रदान की। धन्यवाद।